नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, लेकिन उसका हरियाणा से संबंध इस तरीके से बात करें कि क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्या है। कल के चुनाव नतीजों में डीएमके, टीएमसी, लेफ्ट पार्टीज ये पटखनी खा चुकी हैं। एक तरफ जहां लेफ्ट पार्टी को कांग्रेस ने हराया, वहीं बीजेपी ने टीएमसी को हराया। तो क्या जो क्षेत्रीय दल हैं उनका भविष्य अब खतरे में है? क्या राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत हो रही हैं? पिछले कुछ समय से हम देखें तो जिस तरीके से बिहार के चुनाव हुए, वहां पे जो क्षेत्रीय दल थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पीछे हरियाणा में चुनाव हुए तो क्षेत्रीय दलों को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना, उनको हार का सामना करना पड़ा। अब जब चुनाव बंगाल पहुंचा तो यहां टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा, डीएमके को हार का सामना करना पड़ा, लेफ्ट पार्टीज को हार का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्या है? क्या जो बड़े दल हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं, वो एक तरीके से चेतावनी बन गए हैं क्षेत्रीय दलों के लिए? क्या राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, बाद में वो उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर उनके लिए भविष्य अब खतरे में दिखाई दे रहा है? एक समय क्षेत्रीय दलों के बिना इस देश की सियासत चलती नहीं थी, क्या वो अब नेपथ्य में जा रहे हैं? ऐसे बड़े सवाल हैं। इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कल के नतीजे भी क्या कुछ कहते हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का परचम लहराया है। बीजेपी को 260, टीएमसी को 80 और अन्य को 6 सीटें मिली हैं। असम में बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। असम में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। यहां कांग्रेस तो हारी ही, क्षेत्रीय दल भी हारे हैं। असम में बीजेपी प्लस को 102, कांग्रेस को 21 और अन्य को 3 सीटें मिली हैं। केरल में वामपंथ का किला ढह गया है। यहां पर लेफ्ट पार्टीज को कांग्रेस ने हरा दिया है। केरल में बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं। तो एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, ये प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां कांग्रेस को 102, लेफ्ट को 35 और अन्य को 3 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी है। एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी टीवी के, उनको 108 सीटें मिली हैं। डीएमके प्लस यानी वहां की सबसे मजबूत जो क्षेत्रीय दल था, उन्हें 74 और एनडीए को 52 सीटें मिली हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं। हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, और इंडियन नेशनल लोकदल से ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज ओंकार सिंह जी आपसे शुरू करूं, ये जानने के लिए क्षेत्रीय दलों का भविष्य अब क्या दिखाई दे रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद, और जिस तरीके से बड़े क्षेत्रीय दल चुनाव हार रहे हैं एक के बाद एक, महाराष्ट्र में, बिहार में, और ये कहा गया पश्चिम बंगाल में तो सबसे मजबूत क्षेत्रीय नेत्री थी। तो क्या ये 2 बड़े दल ही भविष्य में दिखाई देंगे और क्षेत्रीय दलों का जो वर्चस्व है वो और गिरता जाएगा? वरुण जी, देखिए, क्षेत्र की प्रगति के लिए जो काम क्षेत्रीय दल कर सकते हैं वो राष्ट्रीय दल नहीं कर सकता। ये सर्वविदित है, आप भी मानोगे। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की नीति पर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जितने भी क्षेत्रीय दल थे, चाहे अकाली दल था, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे शिवसेना, इन सबको बीजेपी ने एक रणनीति के तहत डिवाइड किया। इनेलो जैसे हरियाणा में दोबारा से अपने आप को स्टैंड करने में सफल हो चुकी है, और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने टीएमसी को, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, ये तो भी बाद में तथ्य आएंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये खत्म करने की रणनीति में चल रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों का महत्व कभी कम नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही तो ऐसी एक संस्था है, ऐसी एक पार्टी है जो अपने क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए हर कोई भी काम होता है वो करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आज क्षेत्रीय दलों के ऊपर संकट का समय है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जैसे 2019 में हम विभाजित हुए, वो भी एक साजिश के शिकार में हुए। परिवार भी टूटा, पार्टी भी टूटी। जनता ने देख लिया कि किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी ने तो खेल खेला। फिर जिस पार्टी ने यमुना पार भेजने का वायदा किया था बीजेपी को, जिस पार्टी ने यह कहा था ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की,
उसी पार्टी ने 2019 में सरकार बीजेपी की बनाई। आज वो पार्टी कहां है? अब क्षेत्रीय दलों को अगर देखें तो आज कुलदीप बिश्नोई कहां है, आज दुष्यंत चौटाला कहां है? यही हालात आने वाले समय में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी का भी होने वाला है। यह बात सबको समझ आ रही है। और क्षेत्रीय दल ही राष्ट्रीय राजनीति में वो रोल अदा करते हैं जो राष्ट्रीय दल नहीं कर सकते। नहीं, ये तो आप बात कह रहे हैं ना, क्षेत्रीय दल इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मौजूदा हालात देखिए ना, 17 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री, बंगाल का मिला के 4 राज्यों में कांग्रेस का मुख्यमंत्री, ये सारे बड़े बड़े प्रदेश हैं, तो फिर कहां बाकी कहां गए? मैं नॉर्थ ईस्ट के वो 6-7 छोटे राज्य नहीं गिन रहा हूं। अगर देश के 21 बड़े राज्य देखे जाएं, 7 में 17 में बीजेपी, 4 में कांग्रेस, तो फिर क्षेत्रीय दलों की भूमिका कहां रह गई? झारखंड में हेमंत सोरेन और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के अलावा दिखाई कौन दे रहा है? वरुण जी, ये क्षेत्रीय दल कैसे खत्म किए जा रहे हैं? किस तरह से 90 लाख 61 लाख वोट काटे जा रहे हैं और किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग करके बाय हुक और क्रुक नेताओं पर प्रेशर बना के, अब कुलदीप बिश्नोई पर क्या हुआ था? प्रेशर ही तो बनाया गया था। प्रेशर बना के बीजेपी खेल खेल रही है। ये ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। अंत तो हर एक चीज का निश्चित है। जब अंग्रेज राज करते थे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अंग्रेजों का जब शासन था, अंग्रेज भी कहते थे हम 4 आवर बैठ गए, मुगल भी कहते थे। नहीं, ओंकार सिंह जी, क्षेत्रीय दलों का अपना रोल क्या है? क्षेत्रीय दल भी तो बड़े दलों के साथ जाके खड़े होते हैं ना अपने फायदे के लिए। ये किससे छुपा हुआ है? कौन सा क्षेत्रीय दल बड़े दल के साथ जाकर नहीं लगता है? सब लगते हैं। मैं बताता हूं, जब कोई एक दल तानाशाही करता है, भारत में जब कांग्रेस तानाशाही की प्रक्रिया कर रही थी तो बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को एकजुट करके एक यूनिट बनाई थी जिसने कांग्रेस को मात दी थी, आपको भी पता है। आज उसी प्रक्रिया में बीजेपी चल रही है। अब कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसका रोल क्या बनता है? इसका रोल भी तो बनता है कि अगर आज जनता तानाशाह का शिकार हो रही है, जनता परेशान, हताश, कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारती है। राहुल गांधी बताते हैं कि ममता बनर्जी के जहां जी ऐसे हालात हैं। फिर अखिलेश यादव जो हैं वो ममता बनर्जी के लिए तो प्रचार करते हैं, कांग्रेस के लिए नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव लेफ्ट के लिए प्रचार करते हैं, कांग्रेस के लिए नहीं करते हैं। तो ये सारी खिचड़ी तो है ही ना। वरुण जी, मैं वही कहना चाहता हूं, जो भूमिका किसी समय में बीजेपी ने अपनाई थी, वो आज कांग्रेस को बड़ा दिल करके अपनाने की जरूरत है। ये नहीं पिक एंड चूज में इंडिया में किसी को शामिल कर लिया, किसी को बाहर कर दिया, ऐसे नहीं। ऐसे तो बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है। अब दिल्ली की सरकार को बीजेपी ने कैसे खत्म किया, और अब जो खबरें आ रही हैं कि पंजाब की सरकार को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अफसोस है। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है। ठीक है, ओके। और जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी तो जो मेन दल होता है उसी की जिम्मेवारी होती है। अब आपने एक बात सही कही कि छोटे दल हैं, हम छोटे दल प्रदेश के हितों की रक्षा तो कर लेंगे, लेकिन जब राष्ट्रीय बात आती है तो हमें किसी ना किसी के साथ जुड़ना तो पड़ता है। जैसे हमारी इनेलो की बात ले लीजिए, जिस समय तक बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बढ़िया था, हम उसका साथ देते रहे। आज जब हमने देख लिया कि बीजेपी की नीतियां दमनकारी हैं और कार्य तानाशाही है, तो हमने उसका साथ देने से मना कर दिया। ठीक है, ओके। अब इस समय में कांग्रेस को अपना हाथ बढ़ाना चाहिए क्षेत्रीय दलों को। ओके संदीप, आपकी एक बात बहुत बढ़िया लगी कि कांग्रेस एक तरफ तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कहती है धक्का हुआ, और दूसरी तरफ अपने कैंडिडेट भी खड़े करती है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में होते हुए अगर पश्चिम बंगाल में ममता जी के साथ सहयोगी पार्टी के रूप में जाती, अब क्या मिला कांग्रेस को? वहां पे 1 या 2 सीट मिली, 2 मिल गए ना। पिछली बार 0 थे, इस बार 2 आ गए। आप तो 2 की वैल्यू समझते हैं जी। बिल्कुल, हमारी भी 2 हैं, लेकिन हमारी 90 में से 2 हैं, उनकी 294 में से 2 हैं। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस वहां पे टीएमसी का साथ देती, आज भी तो साथ देने को तैयार हो रहे हैं, तो क्या बीजेपी आ जाती वहां पे? ये कहीं ना कहीं सारी गलतियां कांग्रेस की हैं जिसको देश भुगत रहा है। ठीक है, ओके। और कांग्रेस को इसमें सुधार करना पड़ेगा। ओके संदीप हिंदुस्तानी, रीजनल पार्टीज
उनके लिए आप जैसे बड़े दल खतरा हैं या फिर आप धीरे धीरे उन्हें खत्म करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं? आप तक जी संदीप भाई, देखिए शायद आपका ऑडियो म्यूट तो नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी जी। देखिए वरुण जी, अभी मैंने साथी प्रवक्ता की बातें सुनी। जो क्षेत्रीय दल है इनकी अपनी कोई विशेष आइडियोलॉजी होती नहीं। ये अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो है नेशन फर्स्ट की। नेशन फर्स्ट हमारे लिए सबसे पहले है, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में सबको साथ लेके हम लोग काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे क्षेत्रीय दलों की हालत, हाँ, मैं शुरू में टोकना नहीं चाह रहा था संदीप भाई, आपने बोला इनकी आइडियोलॉजी नहीं होती। 38 दल है आपके साथ, बिना आइडियोलॉजी के 38 दलों को साथ नहीं ले सकते आप। मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा वरुण जी, एक एक करके जवाब दूंगा। जो जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, आप जी हरियाणा की बात कर लीजिए। हरियाणा में इनेलो है, जजपा है, और भी 2-3 पार्टियां बनी और बिगड़ गई। तो इनकी पार्टियां बनने और बिगड़ने की आप जब सूरत देखेंगे तो इन्होंने हरियाणा के हितों को ध्यान में रख के पार्टियां नहीं बनाई, इन्होंने अपने हितों को ध्यान में रख के बनाई है। इन्होंने अपने परिवार को ध्यान में रख के पार्टियां बनाई है, इन्होंने अपनी जाति बरादरी को ध्यान में रख के पार्टियां सरकार चलाते हैं आप उनके साथ मिलकर, कैसी बात कर रहे हैं आप? आज हरियाणा में देखिए, देखो हम जिनके साथ सरकार चला रहे हैं उनमें सबसे जो पहली बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनता है उसमें पहली जो चीज होती है नेशन फर्स्ट। जो हमारे इस विचार के साथ चलता है उसी के साथ सरकार बनती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नेशन फर्स्ट की जो हमारी भूमिका है वही मायने रखती है। लेकिन आज मैंने आपको हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, इनेलो पार्टी की आज क्या दशा हो चुकी है, जसपा पार्टी की आज क्या दशा हो गई है। आप यूपी को उठा के देख लीजिए, बसपा और सपा। अभी साथी प्रवक्ता ने एसआईआर का जिक्र किया था, एसआईआर तो अब हुआ है 2002 के बाद में, 2026 में हुआ है। यूपी में जो सरकार बनी 2017 में बनी, हरियाणा में सरकार बनी 2014 से लगातार बनती आ रही है, उत्तराखंड में सरकार है वो 2017 से लगातार बन रही है, और गुजरात में जो हमारी सरकार बनी पिछले 30 साल से लगातार बनती आ रही है। मध्य प्रदेश का भी इसी तरीके से पिछले 20-25 सालों से हम सत्ता में हैं। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, मैं आता हूं एक बार जरा सुखबीर भाई को चर्चा में शामिल कर लें, फिर आता हूं मैं आपके पास। तब तक एक बार दोबारा से भाई ऑडियो देख लीजिए, कोई गड़बड़ ना हो। तो सुखबीर जी, आपकी भूमिका क्या है जब क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं? अब राहुल गांधी ने उनको भी फोन किया, ममता जी को, उन्होंने फोन किया स्टालिन को, लेकिन ये स्थिति जो है क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं, तो क्या आप मजबूत हो रहे हैं? क्योंकि अगर केरल से लेफ्ट गए तो आप अब आ गए, ममता बनर्जी अगर बंगाल से जाएंगी तो भाई विरोध के रूप में, विरोधी दल के रूप में आप शायद पुरानी जमीन हासिल कर लें। तो क्षेत्रीय दलों की मौजूदा स्थिति इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जैसी बनी है, और पीछे के कुछ हम राज्य गिन लें, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, तो ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय दलों के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। फिर तो क्या बड़ी पार्टियों का वर्चस्व रहेगा देश में? वरुण जी, भारत विभिन्नताओं में एकता और बहुदलीय संघीय संरचना पर आधारित राष्ट्र है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय दलों का पतन मान लेना ये अवधारणा के अलावा कुछ नहीं है। विगत लोकसभा चुनाव 2024 की अगर मैं चर्चा करूं, सर्वविदित तथ्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार की अवधारणा थी, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों ने मिलकर उसको ध्वस्त किया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव जो 2024 में हुए, 2025 में, 2026 में हुए के परिणामों में जो पराजय के बावजूद भी, महाराष्ट्र की अगर बात करें, एनसीपी, शिवसेना आज भी धरातल के राजनीतिक दल हैं। पश्चिम बंगाल में भले ही तृणमूल कांग्रेस हार गई हो, लेकिन आज भी वहां पे धरातल पे मजबूत राजनीतिक इकाई है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा, भले ही विधानसभा चुनाव में और बसपा का तो खैर लोकसभा चुनाव में भी जो रहा, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, उड़ीसा में बीजू जनता दल, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, पंजाब में आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक दल है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम की, उत्तर पूर्व की जो छोटे राज्य हैं और उनमें छोटी पार्टी हैं, वो तो कितनी ऐसी पार्टी हैं जो अपने अपने छोटे राज्यों में बेहद मजबूत आधार। भाई आप मेरी बात समझे नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ पार्टियां खत्म हो गई, ये तो सतत प्रक्रिया है ना। आज देश के मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज देश के 21 बड़े राज्यों में 17 में बीजेपी, 4 में कांग्रेस है, तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका तो कम हुई है ना। वही तो बताई ना, भूमिका के बारे में तो इतनी लंबी फेरिस्त गिनवाई। इसके अलावा जिस प्रकार से तमिलनाडु में टीवीके का उद्भव हुआ है, वो क्षेत्रीय दल ही तो है और क्या है। तो परंपरागत क्षेत्रीय दल खत्म हुए ना वहाँ। देखिए जिस तरह से वहां पे डीएमके को सीट्स मिली हैं, एआईडीएमके को भी सीट्स मिली हैं, वो हम खत्म होना नहीं मान सकते। अगर आज एआईडीएमके और डीएमके मिल जाए सरकार बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि खत्म हो गए, आधार है, प्लस माइनस चलता रहता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा सहयोगी दलों का सम्मान किया है। हमने उनको सहयोगी माना है। विगत में जब 10 साल का शासन था, किस प्रकार से सभी की सहभागिता से जो कार्य हुए 10 साल के शासनकाल में, पंचायती राज का, चाहे आरटीआई कानून की बात है, चाहे मनरेगा जैसे विषय और अनेक राष्ट्र स्तर के ऐसे विषय थे जो काम हुए। इसके अलावा विगत के 12 वर्ष से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया उसी का सर्वनाश हो गया। पंजाब में उदाहरण है शिरोमणि अकाली दल, और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी, और अतीत में इंडियन नेशनल लोकदल भी, और उससे पहले थोड़ा सा चले जाए चौधरी बंसीलाल, हरियाणा विकास पार्टी, ये इन्हीं के बर्बाद किए हुए तो हैं और किसी के थोड़े ही हैं। और बिहार में जनता दल यूनाइटेड का तो ताजा तरीन उदाहरण है, किस प्रकार से नीतीश कुमार को तेरे कुचे से हम निकले, वो वाली कहावत चरितार्थ हुई। और इसके अलावा आज विषय ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में प्रवेश किसने दिया। निश्चित तौर पे तृणमूल कांग्रेस ने उस वक्त अपने राजनीतिक फायदे के लिए इनके साथ गठबंधन किया, इनको वहां जाने का एक अवसर मिला और उसका अब भुगतेंगे, खैर वो अलग विषय हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को, ये अतीत का इतिहास गवाह है, प्रतिस्पर्धी नहीं माना है, अपितु लोकतांत्रिक साझीदार बनाया है, और लोकतंत्र में जो गठबंधन का धर्म है उसकी हमेशा से अनुपालना करी है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगियों के साथ निरंतर विश्वासघात किया है, और आज जिस प्रकार से एक अवधारणा बनाई जा रही है राजस्थान में, निश्चित सुखबीर भाई सुनिए ना, अरे जब कहते हैं तो फिर अब राजस्थान में बीएसपी के 5 विधायकों ने समर्थन दिया गहलोत जी को सरकार चलाने के लिए। थोड़े दिन बाद वो 5 विधायक तोड़ के अपने यहाँ शामिल कर लिए। यहाँ हजका, हरियाणा में हजका के विधायक तोड़ के शामिल कर लिए, जिनमें एक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो सबके अपने अपने रिकॉर्ड हैं, वो चलते हैं वैसे ही। मैं तो ये तक समझना चाह रहा हूं आपसे कि आपका जो इंडिया ब्लॉक है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, कम से कम जाके असम में 10-15 सीटों पे 20-20 हजार वोट उन्होंने पाए, अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, जहां पर आप मुख्य विपक्षी दल होके बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। तेजस्वी जो है वो केरल में गए और उन्होंने प्रचार किया लेफ्ट के लिए, जहां पे आप मुख्य विपक्षी दल होकर लड़ रहे थे। तो ये आपके यहाँ बहुत सारी विसंगतियां हैं आपस में। देखिए,
मैं उन सभी विसंगतियों को मानता हूं, कोई इधर उधर इतर विषय नहीं रखूंगा। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की लोकसभा में साझीदार थी, लेकिन हमने पंजाब में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा क्योंकि वहां जिस प्रकार के हालात थे, और आपको और हमें और राष्ट्र ये नहीं भूल सकता कि हमने वहां लोकसभा की 8 सीटें जीती थी। तो कहने का भाव ये है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, और जिस तरह से आज देश में आज विषय जो लोकतांत्रिक ढांचे को एक तरह से बर्बाद करने का प्रयास है वरुण भाई, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है वो आपसे छिपा हुआ थोड़ा ही है भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को हटा देना और उसको इतनी शक्तियां दे देना चुनाव आयुक्त को जिसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कितने मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए, और ये क्या ये लोकतांत्रिक अवधारणा के खिलाफ बात नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह दे किसी विषय में कि नहीं आप अगली बार वोट दे देना। नहीं तो एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर की जिस प्रक्रिया पर प्रश्न उठ रहे हैं वहां उस बंगाल में जहां पंचायत चुनाव में 70 लोग मारे जाते थे तब टिप्पणियां नहीं होती थी। एक छोटे पंचायत चुनाव में और रिसेंटली नहीं भाई, वो भी तो चुनाव आयोग की उन कोशिशों की तो बात होनी चाहिए ना। मेरी बात सुनिए, देखिए वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो उस चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग नहीं सुनिए ना, अब चुनाव आयोग फोर्स उतार दे तो इतनी फोर्स क्यों उतार दी? जब 50-50 की बात नहीं कर रहा हूं, बात सुनिए ना, मैंने कब करी फोर्स की बात सुनिए। 50-60 लोग एक पंचायत चुनाव में मारे जाएं तो वहां से एक 0 कैजुअलिटी पे आना, और ये रिकॉर्ड कि जिन 20 सीटों पर दूसरी जगह जा रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं। सुनिए ना, जिन नहीं ये आप दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं लंबी बात रख रहे हैं, आप सुनिए। जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा एसआईआर से वोट डिलीट हुए उनमें से 13 टीएमसी ने जीती है। एसआईआर डिलीशन उसकी प्रक्रिया अब हम देश की सर्वोच्च अदालत पर जाकर टिप्पणी कर दें कि जी उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन नहीं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मैं आपको धरातल से अवगत करा रहा हूं। क्या ये जो हमारी लोकतांत्रिक ढांचा है, जो हमें वोट का अधिकार संविधान ने दिया है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये अरे भाई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? तो हम ये कैसे तय कर रहे हैं कि कोर्ट का गलत फैसला हो गया? नहीं एक बार दोबारा मुझे सुनिए। जब इनको पता था अरे चुनाव की तारीख आ गई है, नॉमिनेशन का दिन आ गया है और आपकी मतदाता सूची नहीं है, आपने जो करना था पहले करना चाहिए। आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार में कहा कि कौन से जो 60 लाख आप कह रहे हैं 60 लाख वोट कट गए तो 60 लोग भी सड़क पर नहीं आए। ये आप ही की पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा। यार वरुण, जो चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं हम उन्हें झुठला तो नहीं सकते। सर आप कटे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अगली बार डाल लेना। निश्चित तौर पे ये लोकतांत्रिक अवधारणा आप ही के मंत्री सवाल उठाते हैं ना। चलिए मैं वापस तो ये जो चर्चा जिस तरह जा रही है, ओंकार सिंह जी, कांग्रेस की भूमिका को लेकर आपने सवाल उठाया। आपने कहा कि जी कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस भी तो राज्यों में जाकर चुनाव लड़ेगी ना फिर। अब लेकिन कांग्रेस में थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर हेमंत सोरेन आसाम में जाके 20 सीटों पर उम्मीदवार भी खड़े करते हैं, उनके लिए कैंपेन भी करते हैं, 15-15, 20-20 हजार वोट भी लेते हैं, तो फिर पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? फिर ये कौन सा अलायंस है? वरुण जी, आपको याद होगा जब हमारी जींद की मीटिंग हुई थी तकरीबन 3 वर्ष पहले, उसमें केसी त्यागी जी भी आए थे, नीतीश कुमार जी भी आए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे उसमें। वहां एक किस्म से अनौपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी। वहां यह बात हुई थी कि कांग्रेस को भी इस संगठन में शामिल होना चाहिए। वो इसीलिए हुई थी क्योंकि चौटाला तो बहुत दूरदृष्टि के व्यक्ति थे। उनको मालूम था कि आने वाले समय में बीजेपी ये चाल चलेगी, लेकिन अफसोस कांग्रेस तो इसके लिए तैयार थी। कुछ हरियाणा के नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। उनको अपना अहम चाहिए था, उनको अपने बापू बेटे को कुछ ना कुछ उनको अपना सेफ साइड चाहिए थी। अब दूर को जाते। चलिए हमारी बात छोड़िए, अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन कर लेती तो क्या आज बीजेपी होती है हरियाणा में? नहीं होती। तो इसके पीछे आपको देखिए, सुखबीर मेरे छोटे भाई हैं,
इनको भी बड़ा दिल करके सोचना चाहिए कि आज अगर बीजेपी के आतंक से, इनकी तानाशाही से देश को छुटकारा दिलाना, कुर्सी के लिए नहीं मैं कर रहा हूं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो यह भी कह दिया था कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, भले हमें एक भी सीट ना मिले। उसका कारण था, उन्होंने शर्त लगाई थी हरियाणा के हितों के लिए, यह शर्त लगाई थी। अगर उस समय कहीं कांग्रेस वाले इस बात पर विचार करते, हरियाणा की लीडरशिप नहीं मानी, लेकिन केंद्र की लीडरशिप को तो मनाना आता है। ठीक, नहीं माने ये लोग। और आज परिस्थितियां क्या हुई? आज परिस्थितियां ऐसी हुई कि कांग्रेस 37 पर अटक गई, जिसको जनता 70 प्लस देना चाहती थी, और बीजेपी जिसको जनता कह रही थी कि अब इनका अंत है, वो दोबारा सत्ता में आ गई। और बीजेपी चाहती क्या है? बीजेपी यही तो चाहती है कि बिखराव रहे, पार्टियां बटी रहे। उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार थोड़ी है, बीजेपी थोड़ी आके जोड़ेगी दूसरे वालों को, वो तो खुद ही जोड़ना पड़ेगा। बीजेपी गुनहगार नहीं है, ये तो मैं भी कहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस नीति पर चलना चाहिए जो कभी बीजेपी ने अडॉप्ट की थी। ठीक है, अगर उस नीति पर चलेगी कांग्रेस, तभी कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज बहुत ठीक है। तो संदीप भाई, आपने सबको सुन लिया है। अब आप बताएं कि आपकी भूमिका और बढ़ती जाएगी, या जो आपके साथ आते हैं, छोटे छोटे दल जुड़ते हैं, उनके लिए आप खतरा बनेंगे, उन्हें आश्वासन देंगे कि नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए वरुण जी, एक साथी को मैंने सुना, मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि देश की जनता का जो भरोसा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा है। जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, तो जनता ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड देखा है 2014 से। बंगाल की धरती ने भी ये सब देखा है। बंगाल में जो हमारी सरकार आई है, आप देखिए वहां पे बंगाल में माताओं बहनों की क्या हालत थी, किस प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार होता था। उनके रेप कर दिए जाते थे, टीएमसी के गुंडे उनको उठा के लेके चले जाते थे। रेप के बाद उस रेप की बोलियां लगाई जाती थी, 10-10 लाख रुपए देने का उनसे वादा किया जाता था। किस प्रकार से भय और भ्रष्टाचार का माहौल था। हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने उस विचार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वहां की जनता ने देखा कि किस प्रकार से मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, हम ये सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। हमने 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिए हैं। हमने 12 से 13 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इज्जत घर बना के दिए हैं। 16 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना पहुंचाई है। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हमने घर बना के दिए, जिनके सर पे कभी छत नहीं होती थी। तो बंगाल के लोगों ने भी ये देखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, ऐसा ममता जी के राज में कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। तो जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा दिखाया है। बीजेपी के जो पार्टी है, हमारी सरकार की जो योजना है, उसमें अपना भरोसा दिखाया है। उसी का कारण है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार प्रचंड बहुमत से, ये कुछ भी बातें कर ले, ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, ये जनता के जनादेश का अपमान करने का काम करते हैं बाकी की पार्टियां। जब ये ईवीएम को दोषारोपण दे रहे हैं, अब एक साथी चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहा था, भैया यही चुनाव आयोग है, आपकी केरल में सरकार बन गई तो चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक हो गया, ईवीएम बिल्कुल ठीक हो गई, एफआईआर की कोई गलती नहीं हुई। आप हिमाचल में जीत जाते हो तब भी ईवीएम बिल्कुल ठीक हो जाती है, कर्नाटक में जीतते हो तब भी ईवीएम ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे आप हरियाणा में हारते हो, आप महाराष्ट्र में हारते हो, आप बिहार में आपकी बुरी तरीके की हालत होती है। ये लोग जनता के मुद्दे नहीं उठाते, वरंदी ये अपने ड्राइंग रूम में मैच के मुद्दे बनाते हैं। और आपने अपने वक्तव्य में इस बात को शामिल किया कि इन्होंने कहा कि बिहार में 60 लाख वोट कट गए। भैया 60 लोग भी इन्होंने जब वोटर अधिकारी यात्रा निकाली, क्या उसमें शामिल हुए क्या? और मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां जहां से वो जन वोटर अधिकारी यात्रा निकली थी, वहां से कांग्रेस और विपक्ष का पूरा चुपड़ा साफ होता हुआ चला गया था। तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जनता के मुद्दे क्या है, जनता के जो मुद्दे उठाता है, जनता की जो भावनाओं की कदर करता है, जनता को जो डिलीवरी देता है, वही पार्टी सत्ता में आएगी।
और नारी शक्ति मंदन अधिनियम का इन लोगों ने देखो विरोध किया था। अलग बात हो जाएगी। मैं टीएमसी का आपने देखा, टीएमसी का आपने देखा, मात्र शक्ति ने अपने अपमान का बदला मात्र 2 वीक में ले लिया। उन्होंने ढिलाई नहीं दी बिल्कुल, सिर्फ 2 वीक में। वोट की चोट से लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत होती है, वोट की चोट से जवाब दिया है। सुखबीर भाई टाइम हो गया, एक क्विक कमेंट बस। मैं 1 मिनट में समाप्त करता हूं। हरियाणा में चुनाव आयोग ने माना कि 29 लाख वोटों की चोरी हुई है या फर्जी पाए गए हैं, और भ्रष्टाचार के पर्याय शुभेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा जिस प्रकार के आरोप थे वो कैसे ठंडे बस्ते में डाल दिए, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा इन्हीं की सरकार मणिपुर में आज तक मातृशक्ति का अपमान हो रहा है, उसके बारे में कुछ बोले। ठीक है, अब ये इनका संरक्षण नहीं था। वापस निश्चित तौर क्षेत्रीय दलों का भविष्य और इस पर हम बात कर रहे थे नतीजों के बाद। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।